जय हिंद साथियों। सभी लोग लाइव आ जाएं। तो दोस्तों, तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में हमारे देश के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी का हाल ही में हेलीकॉप्टर जो था वो क्रैश हो गया है। कल ही ये दुर्घटना हमारे देश में हुई है, जिसमें देश ने अपना सबसे बड़ा महानायक खो दिया है। जय हिंद राय सिंह वर्मा, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। और यह बहुत ही दुखद विषय है। हमारे देश के बहुत ही अच्छे चीफ थे बिपिन रावत जी, और ये जो दुर्घटना है शायद मौसम की खराबी की वजह से हो सकती है। गुड मॉर्निंग कैलाश, गुड मॉर्निंग। तो आज क्लास स्टार्ट करने से पहले हम जानते हैं इनके बारे में, ठीक है। तो दोस्तों, सीडीएस बिपिन रावत जी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ विमान में उनकी पत्नी भी थी। कौन थी दोस्तों? पत्नी। और सैन्य अधिकारियों में 14 लोग सवार थे। टोटल 14 लोग थे, जिसमें से 13 लोगों की मृत्यु हो गई है और एक व्यक्ति हैं जिनका हाल ही में तमिलनाडु में ही इलाज चल रहा है, ठीक है। जय हिंद राजकुमार। और वायुसेना ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है, मतलब कल ही दी थी लगभग शाम के समय, कि 14 में से 13 लोगों की मौत हुई है। ग्रुप कैप्टन जो वरुण सिंह है, कौन है दोस्तों? ग्रुप के जो कैप्टन थे वरुण सिंह, इनका इलाज जो है अभी ही चल रहा है। यह विमान सुलूर से, कहां से दोस्तों? सुलूर से वेलिंगटन के लिए उड़ा था और कुछ देर बाद क्रैश हो गया। क्रैश होने की वजह अभी स्पष्ट सामने नहीं आई है, शायद मौसम की खराबी भी हो सकती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बाकी सभी राजनेताओं के साथ मिलकर बैठक की है कि सुरक्षा मामले में इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई तो हुई कैसे, ठीक है। चलिए, काफी लोग जुड़ गए हैं। राय सिंह, कैलाश, ममता, गुड मॉर्निंग। रमेश, राजकुमार, नैनवती और सुनील प्रताप रावत, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय हिंद साथियों। साथ ही साथ देखते हैं, जनरल रावत आर्मी चीफ से 31 दिसंबर 2019 को रिटायर हुए। दोस्तों, 31 दिसंबर 2016 को आर्मी चीफ बने थे। लगभग 3 साल के कार्यकाल के बाद 2019 में 31 दिसंबर को रिटायर होने के बाद 1 जनवरी 2020 को इनको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया था, जो कि हमारे देश का एक नया पद है। और इनसे पहले इस पद पे कोई नहीं था और अभी भी इस पद पे कोई नहीं है। कोई नया नाम आएगा और जब आएगा तो आपको बताया जाएगा। देश उनकी वीरता और बलिदान को नहीं भूलेंगे। हाँ कैलाश, बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। हमारे देश के एक अकेले ऐसे महानायक, निर्भीक, निडर और साहसी महानायक, ब्लंट, शार्प और स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड में बात करने वाले महानायक थे हमारे बिपिन सर। सल्यूट इनके लिए दोस्तों। जय हिंद। देखना यह है कि 31 दिसंबर 2016 को आर्मी चीफ बनाए गए थे और उत्तराखंड से ताल्लुक रखते हैं दोस्तों, उत्तराखंड के हैं। जनरल रावत को पूर्वी सेक्टर यानी कि एलओसी और कश्मीर घाटी और वहां के जो क्षेत्र हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र में काम करने का बहुत ही लंबा अनुभव था। इस क्षेत्र में इन्होंने काफी वर्क किया है, ठीक। चलिए, ये रही इनकी फोटो। चूंकि इनको काफी लोग, सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि देश का एकमात्र ऐसा पद है सीडीएस, जो सभी तीनों सेनाएं से ऊपर एक पद बनाया गया है, ठीक है। वैसे सभी सेनाओं का प्रमुख जो है राष्ट्रपति होता है हमारे यहां। चलिए
आगे देखते हैं दोस्तों बिपिन रावत के बारे में अगर जाने तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत एंड हिज वाइफ, उनकी वाइफ का जो नाम है वो है मधुलिका रावत, ठीक है, हैव बीन कंफर्म्ड टू बी अमंग द 13 पीपल हु डाइड इन द IAF Mi-17V5। ये आपको याद रखना है। याद क्या रखना है दोस्तों? एक जो विमान का नाम है, आपकी परीक्षा में यहां से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। जय हिंद कैलाश, आपकी परीक्षा में क्वेश्चन बन सकता है कि विमान जो था उसका नाम क्या था, तो IAF Mi-17V5 हेलीकॉप्टर था, क्रैश नियर कुनूर इन तमिलनाडु। क्रैश कहां पे हुआ दोस्तों? एक कुनूर में क्रैश हुआ था, जो कि किस राज्य में? तमिलनाडु राज्य में है, ठीक है। दिस वाज कंफर्म्ड बाय इंडियन एयरफोर्स इन एन ऑफिशियल ट्वीट। इंडियन एयरफोर्स ने इसकी जानकारी एक ट्वीट करके दी थी, ठीक है। गुड मॉर्निंग कृष्णा। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं भारत सेना की जो सशस्त्र सेनाएं हैं। दोस्तों ये जानकारी आपको होगी ही कि हमारी जो सेवा शाखा है भारतीय सेना की कौन कौन सी हैं। भारतीय थल सेना है, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना है। भारत की जो सेना है, तीनों सेना है, देख लीजिए, इसके बारे में आप जानते हैं, सभी लोग देखेंगे, ठीक है। तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन कौन है ये आपको याद रखना है। भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना। दोस्तों यह घटना बहुत बड़ी है और परीक्षा में भी अब यहां से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए सेना के बारे में सभी को जानकारी होनी चाहिए। बलराम विशाल, शिवानी श्रीवास, कृष्णा नायक, गुड मॉर्निंग सभी के लिए। याद रखना तीनों के जो चीफ हैं, भारतीय थल सेना के, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना के, कौन है आपको याद रखना है, ठीक है। अभी बताता हूं आगे। दोस्तों तीनों का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है, ठीक, याद रहेगा। कोई भी क्वेश्चन बनता है यहां से, सृष्टि गोस्वामी, जय हिंद। देखिए साथ ही साथ ये चेहरा आप देखेंगे, कौन है ये? चेहरा देखने से समझ आ रहा है क्या? बताएंगे कमेंट करके सब लोग, कौन है? चेहरा देख के बताइए। कमेंट का इंतजार मैं कर रहा हूं आपके। किसी ने कमेंट नहीं किया? चलिए देख लेते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी। कौन है दोस्तों? रामनाथ कोविंद। आप कहोगे सर यहां इनको क्यों पढ़ा रहे हैं आप? तो दोस्तों हमारी जो सेनाओं के प्रमुख हैं वो यही होते हैं। राष्ट्रपति के अंडर में हमारी सेना रहती है और उसके बाद जो हमारे रक्षा मंत्री हैं उनके अंडर, ठीक है। तो भारत के राष्ट्रपति भारत गणराज्य के कार्यपालक अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। संघ के सभी कार्यपालक कार्य उनके नाम से किए जाते हैं। दोस्तों जो प्रधानमंत्री होते हैं वो मुखिया होते हैं नाम मात्र के। अगर विदेश नीति में देखा जाए तो सारे कार्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति जी के नाम से ही किए जाते हैं। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की जो कार्यपालक शक्ति है वो उनमें निहित होती है, उनमें से मतलब राष्ट्रपति जी में, ठीक है। और वह भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेना नायक होता है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेना नायक कौन होता है या वर्तमान में कौन है, तो आप बता सकते हैं, ठीक है। सभी प्रकार के आपातकाल लगाने व हटाने वाला, युद्ध शांति की घोषणा करने वाला कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। दोस्तों अगर देश में आपातकाल लगता है तो आपातकाल के समय में सारी शक्तियां किसके पास होती हैं? राष्ट्रपति के पास होती हैं। ये भी आपको याद रखना है। और यह देश के प्रथम नागरिक होते हैं। यह भी क्वेश्चन बन सकता है। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है अगर आपसे पूछा जा सकता है तो आप बता सकते हो राष्ट्रपति जी। इंडिया के प्रेसिडेंट ममता बता रही है, ओके, ठीक है। चलिए, लेकिन एक बात, एक शर्त होती है कि भारत का राष्ट्रपति होने के लिए भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। इसको याद रखेंगे सब। चलिए, तो एक कौन है? हमारे रामनाथ कोविंद जी। इस चेहरे को देखिए, कौन है? इन्हें जानते हैं आप? जानते हैं? आज काफी लोग लाइव आ गए हैं, क्या बात है? नोटिफिकेशन जल्दी मिल गया था रात में ही, है ना। तो दोस्तों
ये रहे हमारे राजनीतिक राजनाथ सिंह, जो कि प्रेजेंट में रक्षा मंत्री हैं हमारे देश के। ठीक है, इन्हें भी याद रखेंगे। हमारे देश के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह भारत के प्रमुख राजनीतिक और वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं। ठीक, वर्तमान में राजनाथ सिंह जो है लखनऊ से सांसद है। लखनऊ दोस्तों कहां की राजधानी है? उत्तर प्रदेश की, सबको पता होगा। वे भारत के गृह मंत्री रह चुके हैं तथा वर्तमान सत्ता दल भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं। ठीक है, बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं पहले, और सांसद वर्तमान में है लखनऊ से, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। वह पहले भाजपा के युवा स्कंद के और भाजपा की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष थे। प्रारंभ में वे भौतिकी के व्याख्याता थे। कर्मभूमि मिर्जापुर, कहां से रहे हैं दोस्तों? ये मिर्जापुर से रहे हैं। अगर इनके बारे में क्वेश्चन बन सकता है, क्यों बन सकता है? कल की घटना को लेके। ठीक है, सिख जनता पार्टी से जुड़ने के लिए उन्होंने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी कि RRS से अपने दीर्घ संबंधों का उपयोग किया, जिसके कारण वे उत्तर प्रदेश में कई पदों पर विराजमान हुए। राजनाथ सिंह 17वीं लोकसभा, दोस्तों लोकसभा अगर बात करें तो कौन सी है? 17वीं लोकसभा है। भाजपा के उपनेता हैं। राजनाथ सिंह भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री हैं। राजनाथ सिंह के बारे में इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। ठीक है, तो हमारी जो सेनाओं के प्रमुख हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। हमारे देश के राष्ट्रपति के बारे में जानकारी होनी चाहिए। देश के रक्षा मंत्री के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये सब हमारी आर्मी से रिलेटेड लोग हैं। ठीक है, याद रखेंगे सभी। देशराज रावत, राम राम सर, राम राम। सत्यम पटेल, कैलाश दुर्बे। चलिए, गुड मॉर्निंग सर, दिस इज माय फर्स्ट लाइव क्लास, आई एम फ्रॉम शिवपुरी मदर। ओह जीत, ओके, बहुत बढ़िया जीत, स्वागत है क्लास में आपका। चलिए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं बात करता हूं भारतीय थल सेना की। किसकी? भारतीय थल सेना का जो लोगो है वो आप देख लीजिए किस तरीके का है। नजर आ रहा है सबको? याद रखेंगे सभी। चलिए, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। यहां से एक शब्द, एक नाम निकल के आता है, वो है करमबीर सिंह। दोस्तों कौन? करमबीर सिंह। ये थल सेना के जो है 24वें प्रमुख हैं। कौन से नंबर के? सबसे पहले आपको प्रमुख याद रखना है। प्रमुख कौन है? करमबीर सिंह है। उसके बाद आपको नंबरिंग याद रखनी है, किस नंबर के हैं? तो ये 24वें नंबर के। याद रखेंगे सभी। याद रहेगा। इस यहां के बाद एक बात और जो आपको याद रखनी है, 26 जनवरी 1950 इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 26 जनवरी 1950। भारतीय थल सेना से संबंधित एक तो आपको लोगो याद रखना है, कौन सा है। इसके अलावा याद रखना है कि करमबीर सिंह इसके जो है प्रमुख हैं, और कौन से नंबर के? 24वें नंबर के हैं। इसकी स्थापना जो हुई थी 26 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय थल सेना सेना की भूमि आधारित दल की शाखा है। कौन सी दोस्तों? भूमि आधारित। दोस्तों एक बात याद रखना, करमबीर सिंह जो नाम मैंने बताया नौसेना के हैं। किसके हैं? नौसेना के। क्योंकि थल सेना के बारे में हम पढ़ रहे हैं, याद रखेंगे। और ये स्थापना भी मैंने किसकी बताई है? थल सेना, नौसेना की। और करमबीर सिंह जो है किसके? नौसेना, याद रखना। और नंबरिंग 24 भी है, याद रहेगा सभी। चलिए फिर से देख लेते हैं एक बार। भारतीय थल सेना सेना की भूमि आधारित दल की शाखा है, और यह भारतीय सशस्त्र बल का सबसे बड़ा अंग है। दोस्तों अगर बल में देखा जाए तो भारतीय सेना में सबसे बड़ी जो है हमारी थल सेना मानी जाती है। भारत का जो राष्ट्रपति, अभी अभी मैंने आपको बताया, थल सेना का प्रधान सेनापति होता है। ठीक है, और इसकी जो कमान है भारतीय थल सेनाध्यक्ष के हाथों में होती है, जो कि 4 सितारा जनरल स्तर के अधिकारी होते हैं। कौन से दोस्तों? 4 सितारा जनरल अधिकारी। दोस्तों अगर अभी बात की जाए तो आर्मी में जो पहले पद होता था, सबसे बड़ा पद कौन सा होता था? सभी कमेंट करके बताएंगे, जिसको हाल ही में खत्म कर दिया गया है। 5 सितारा रैंक के साथ फील्ड मार्शल। कौन सा दोस्तों? फील्ड मार्शल की रैंक भारतीय सेना में श्रेष्ठतम सम्मान की औपचारिक स्थिति है, जो कि दोस्तों खत्म कर दी गई है। याद रखिएगा, फील्ड मार्शल का जो पद है वो खत्म कर दिया गया है।
और फील्ड मार्शल जो है वो जो 4 सितारा अधिकारी होते थे, इन्हीं के लिए एक सम्मान दिया जाता था और इनको 5 स्टार लगते थे। कितने दोस्तों? 5 स्टार। लेकिन ये पद अभी सेना में है नहीं, याद रखेंगे सभी। आज तक मात्र 2 अधिकारियों को इससे सम्मानित किया गया। दोस्तों 2 अधिकारियों को सम्मानित किया गया है। कौन कौन से हैं आप गूगल से देख सकते हैं या फिर मैं लिखवा दूंगा, याद कर लेना। भारतीय सेना का उद्भव ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि ब्रिटिश भारतीय सेना के रूप में परिवर्तित हुई थी और भारतीय राज्यों की सेना से हुआ है, जो स्वतंत्रता के पश्चात राष्ट्रीय सेना के रूप में परिणत हुई। भारतीय सेना की टुकड़ी और रेजिमेंट का विविध इतिहास रहा है। इसने दुनिया भर में कई लड़ाई और अभियानों में हिस्सा लिया है तथा आजादी से पहले और बाद में बड़ी संख्या में युद्ध सम्मान अर्जित किए हैं। किसने? भारतीय थल सेना ने। ठीक है, जय हिंद साथियों, जय हिंद। याद रखेंगे सभी। ठीक, तो 2 लोग थे जिनको फील्ड मार्शल की रैंक प्राप्त थी। कौन कौन थे देखेंगे सभी। चलिए इनके नाम मैं बताता हूं आपको। एक तो थे सैम मानेकशॉ। कौन थे? सैम मानेकशॉ, याद रखेंगे। और दूसरा नाम है कोडनडेरा। एम करियप्पा। ठीक है, सन याद रखेंगे। इनको 1986 में दिया गया था और इनको 1973। ठीक है, अभी पद जो है फील्ड मार्शल का है नहीं और बड़ा पद जो है CDS है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। याद रखेंगे सभी। ठीक, ओके। तो लोगो आपने देख लिया भारतीय थल सेना का। ठीक, इसके बारे में एक बार फिर से मैं आपको बताता हूं। मनोज मुकुंद नरवणे। कौन दोस्तों? मनोज मुकुंद नरवणे। ठीक है, ये है इसके चीफ, याद रखना। ठीक, भारतीय थल सेना यानी कि आर्मी चीफ। करमबीर सिंह के बारे में मैंने आपको बताया, नौसेना के प्रमुख थे। ठीक है, नौसेना के प्रमुख करमबीर थे जो कि 24वें नंबर के थे और नौसेना की जो स्थापना हुई है 26 जनवरी 1950 में हुई थी। और थल सेना यानी कि आर्मी चीफ की अगर बात करें तो ये मनोज मुकुंद नरवणे हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और इसकी स्थापना 1895 ईस्वी में हुई थी, ये भी याद रखना। स्थापना कब हुई थी? 1895 ईस्वी में। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे जानते हैं हम वायुसेना के बारे में। दोस्तों भारतीय वायुसेना भारतीय सशस्त्र सेना का एक अंग है। ठीक है, हमारी जो सशस्त्र सेना है 3 अंग है, एक वायुसेना, एक थल सेना, एक जल सेना है। ठीक, जो वायु युद्ध, वायु सुरक्षा एवं वायु चौकसी का महत्वपूर्ण काम देश के लिए करती है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। सभी याद रखेंगे, वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932, थल सेना की स्थापना 26 जनवरी 1950 और जल सेना की स्थापना कब हुई थी? हैं? हाँ, नौसेना जल सेना कब हुई थी? नौसेना कब बताया था? और आर्मी? ठीक। और एक तीसरी वायुसेना है, इसको भी याद रखना, 8 अक्टूबर 1932। ठीक है, स्वतंत्रता से पूर्व से रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था। दोस्तों स्वतंत्रता से पूर्व रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता है और जाना जाता था। 1945 के द्वितीय विश्व युद्ध में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आजादी के पश्चात इसमें रॉयल शब्द हटा दिया था। ठीक है, आजादी के पश्चात रॉयल शब्द हट के इसका जो नाम है वो इंडियन एयरफोर्स रखा गया। ठीक, चलिए पेहुल गीतबार, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग ब्रदर। कौन से? वायुसेना एयरफोर्स के राकेश भदौरिया थे और अभी वर्तमान में विवेक राम चौधरी। ठीक है, पहले कौन से थे? राकेश भदौरिया, राकेश
भदौरिया पहले थे और अभी जो है विवेक राम, याद रखना, चौधरी जी, इनका नंबर है 27वां। ठीक है, याद रखना, सभी के नंबरिंग याद रखनी है, नंबरिंग के साथ नाम याद रखना है, नाम के साथ ही साथ सभी तीनों सेनाओं के प्रमुख याद रखना है। ठीक है, पहले राकेश भदौरिया थे और अभी लगभग सितंबर में विवेक राम चौधरी को इनका पद दे दिया गया है। ठीक है, याद रहेगा। ओके, ठीक। इसके अलावा आर्मी में पद कौन कौन से हैं मैं आपको लिखा देता हूं, लिख लेना। ठीक है, एक एक करके सभी के। दोस्तों हमारी जो सेना है इसमें पदों को दो भागों में डिवाइड किया गया है। कितने? दो। एक तो सीनियर पद है और दूसरे कौन से हैं? जूनियर। वैसे आपको पता होना चाहिए, अगर पता है तो अच्छी बात है। सीनियर में सबसे जो बड़ा पद है फील्ड मार्शल का, अगर हटा दिया जाए तो वर्तमान में कौन सा है? जनरल का। दोस्तों यहां से जो क्वेश्चन बनता है, करंट में क्वेश्चन बन सकता है, करंट के अलावा जीएस से भी क्वेश्चन बन सकता है, जीएस के अलावा आप रीजनिंग जो पढ़ते हैं रीजनिंग में भी यहां से क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा पद जनरल का होता है। जनरल के बाद दूसरे नंबर पे आता है लेफ्टिनेंट जनरल। कौन सा दोस्तों? लेफ्टिनेंट जनरल, याद रखना। टोटल जो हमारे पद हैं यहां कितने हैं? 17, सीडीएस को भी मिला के वर्तमान में। ठीक है, मार्शल फील्ड को हटा के सीडीएस को अगर शामिल करते हैं टोटल 17 हो जाते हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं मेजर जनरल। मेजर जनरल। चौथे नंबर पे पद आएगा ब्रिगेडियर का। इनका क्रम आपको याद रखना है, यहां से क्वेश्चन जरूर बनेगा और पूछा ही जाएगा, याद रखिएगा। अगर जीएस में नहीं पूछा गया तो करंट में पूछ लिया जाएगा, करंट में नहीं पूछा जाएगा तो आपकी रीजनिंग में पूछ लिया जाएगा। ठीक है, ब्रिगेडियर का के बाद आता है कर्नल का। किसका दोस्तों? कर्नल का। छठवें नंबर पे आता है लेफ्टिनेंट कर्नल का, लेफ्टिनेंट कर्नल। ठीक है, सातवें नंबर पे आता है मेजर का। किसका? मेजर का। आठवें नंबर पर मेजर के बाद आते हैं कैप्टन, और कैप्टन के बाद 9वें नंबर पे आते हैं लेफ्टिनेंट। ठीक, लेफ्टिनेंट। यहां पे आपको याद रखना है भारतीय सेना सीनियर पद और जूनियर पद। सीनियर में इनको याद रखना है, ये पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा पद फिलहाल सीडीएस है और सीडीएस के बाद दूसरे नंबर पे आता है जनरल का। ठीक, जूनियर पद में अगर देखें तो दोस्तों सबसे बड़ा होता है सूबेदार। कौन सा सूबेदार? मेजर। सूबेदार मेजर। ठीक, सबसे बड़ा। दूसरे नंबर पे आता है सूबेदार का। तीसरा नंबर देखेंगे नायब सूबेदार। यहां से क्वेश्चन आपका बनना है तो बनना है। चौथा है हवलदार। पांचवा है नायक। छठवा है लांस नायक। और सबसे छोटा जो पद होता है वो होता है सिपाही का। याद आएगा दोस्तों? ठीक, सबको याद रखना है। सेना में पद टोटल 17। 17 के अलावा सीनियर पद 9, जूनियर पद सूबेदार से लेके और सिपाही तक। सीनियर पद सबसे बड़ा जनरल होता है, ये बात याद रखना दोस्तों। यहां पे अगर आपको क्रम पूछ लिया जाता है रीजनिंग में कि बताइए सब क्रम से बताइए सबसे बड़ा कौन है, उससे छोटा कौन है, उससे छोटा कौन सा, तो सबसे बड़े जनरल, उससे नीचे लेफ्टिनेंट जनरल, उससे नीचे मेजर जनरल, उससे नीचे ब्रिगेडियर, उसके नीचे कर्नल, उससे नीचे लेफ्टिनेंट कर्नल, उसके नीचे मेजर, मेजर से नीचे कैप्टन, और कैप्टन से नीचे लेफ्टिनेंट। ठीक है, और सिपाही में अगर हम देखें तो सबसे पहले सिपाही जूनियर में, फिर लांस नायक, उसके बाद नायक के बाद हवलदार, नायक सूबेदार, सूबेदार और सूबेदार मेजर। ठीक है, याद रखेंगे क्रम। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ दोस्तों पुलिस की तैयारी आप अगर कर रहे हैं, किसकी? पुलिस की तैयारी के लिए हाल ही में एक क्रैश कोर्स लॉन्च हुआ है जो कि 30 दिनों का है। मैथ और रीजनिंग जिसमें आपको पढ़ाई जाएगी, नीलेश सर जिसे पढ़ा रहे हैं, आप उसे देख सकते हैं। 30 दिनों में आपकी मैथ और रीजनिंग
क्या दोस्तों, मैथ और रीजनिंग दोनों के क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। अगर मैथ रीजनिंग की मैं एमपी पुलिस में बात करूं तो लगभग मैथ से 38 क्वेश्चन और लगभग 27 से 28 क्वेश्चन रीजनिंग के, मतलब लगभग 65 का जो पोर्शन है वो आपका मैथ और रीजनिंग से फिनिश हो जाता है ना। तो याद रखिएगा, मैथ रीजनिंग एमपी पुलिस के लिए रीढ़ की हड्डी होने वाली है, इसको अच्छे से पढ़ना। बाकी की जो चीजें हैं वो भी पढ़ते रहना। करंट से भी कम से कम आपको 7 क्वेश्चन कम से कम मैं बोल रहा हूं देखने को मिलेंगे। आज की क्लास से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा और ज्यादा बन सकते हैं, अच्छे से देखिएगा इसके लिए, ठीक है। चलो, और बाकी आपकी करंट जो है पिछले 2021 का पूरा पढ़ लेना, जनवरी से लेकर अभी तक का मैं एक बार रिवीजन करवा दूंगा। आप डेली आएंगे क्लास आपकी सुबह होगी 8 बजे से स्टार्ट होगी या 10-5 मिनट आगे पीछे हो सकती है, ठीक है, याद रखना। चलिए, भारतीय नौसेना जिसका जो नाम है नेवी, भारतीय सेना का सामुद्रिक अंग है जो कि 400 वर्षों के अपने गौरवशाली इतिहास के साथ न केवल भारतीय समुद्रिक सीमाओं अपितु भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की भी रक्षक है। भारत के राष्ट्रपति सेना के सेनापति होते हैं, ठीक है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो सेनापति होते हैं, नौसेना, ठीक है। ठीक है, नौसेना के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। सबसे पहले बताया था करमबीर सिंह के बारे में, कौन से नंबर के, 24 के नंबर के, स्थापना 26 जनवरी 1950, ठीक ठीक। अब रहे आपके क्वेश्चन करंट के, कुछ देखेंगे इनको। नासा ने किस भारतीय मूल के डॉक्टर को अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना है? जितने भी लोग हैं सभी आंसर करेंगे इसको। सर एसएससी जीडी में तो 25 क्वेश्चन थे मैथ्स। हाँ, एसएससी जीडी में 25 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। देखो, एसएससी की अगर मैं बात करूं तो एसएससी का सब कुछ फिक्स रहता है दोस्तों। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का आपका रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे, मैथ के 25 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 क्वेश्चन आएंगे आपके जीएस के। ये फिक्स सिलेबस है एसएससी का। चाहे फिर आप जीडी के लिए दे लीजिए, सीएचएसएल की प्रिपरेशन के, एमटीएस या फिर सीजीएल लेवल, प्री में सभी का जो सिलेबस है सेम है, बस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा छोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है, वो बात अलग है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको, ठीक है। चलो, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं सभी के चीफ एक बार लिखा देता हूं, ठीक है। देखिए, आर्मी के जो चीफ हैं वो है मनोज मुकुंद, ठीक है, और इसकी जो स्थापना हुई थी अप्रैल 1895 में, ठीक, याद रखेंगे। इसके अलावा नौसेना की अगर बात करें तो इसके जो प्रमुख हैं वो है करमबीर सिंह, ठीक है, और एक इनका जो नंबर है वो 24वां है, याद रखिएगा। एयरफोर्स की हम बात करते हैं तो एयरफोर्स के कौन थे? पहले राकेश भदौरिया थे, ठीक है, इनकी जगह पे कौन आ गए हैं अब? विवेक राम चौधरी, ठीक है। इनका जो नंबर है वो 27वां है। नौसेना में करमबीर सिंह का 24वां है, याद रखिएगा। और इनकी स्थापना मैं आपको बता चुका हूं पीपीटी में, पीछे एक बार वीडियो देख लेना। टीना झाला बोलेंगे सी इसका आंसर होगा। तो नासा के किस भारतीय मूल के डॉक्टर को अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना गया है दोस्तों? तो दोस्तों हाल ही में आपका आंसर सही है टीना, अनिल मेनन जी को चुना गया है। अनिल मेनन की अगर हम बात करें तो भारतीय मूल के फिजिशियन और अमेरिकी वायुसेना में लेफ्टिनेंट कर्नल, ठीक है, भारतीय मूल के फिजिशियन रहे हैं और अमेरिका की वायुसेना जो है उसमें लेफ्टिनेंट कर्नल है। लेफ्टिनेंट कर्नल का कौन सा पद होता है मैं आपको बता चुका हूं। और अनिल मेनन को नासा ने हाल ही में अपने भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए चुना है। नासा ने इन अभियानों के लिए कुल कितने लोगों को चुना है? 10 लोगों, ठीक है। अनिल मेनन का जन्म यूक्रेन में हुआ था और वे अमेरिकी एयरफोर्स में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद है। ये बात याद रखनी है आपको कि अमेरिका की जो वायुसेना उसमें लेफ्टिनेंट कर्नल का पद है अनिल मेनन जी को, जिसको हाल ही में नासा में चुना गया, ठीक। गुड मॉर्निंग संध्या मार्को। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी, ठीक।
अरब देशों को फूड एक्सपोर्ट यानी खाने पीने के सामान निर्यात के मामले में साल 2020 में कौन सा देश पहले स्थान पर पहुंच गया? आपके पास 4 ऑप्शन है, नेपाल, चीन, पाकिस्तान या भारत। सभी को आंसर करना है इस क्वेश्चन का, बताइए। सभी आंसर करेंगे, 30 सेकंड का समय है। शिवानी श्रीवास, बताइए क्या आंसर होगा। काफी लोग लाइव दिख रहे हैं। जीत शर्मा, देशराज कैलाश, सत्यम, रमेश, टीना, दीपू, प्रताप, नीरज, ममता, संध्या, आंसर कीजिए सभी। लक्ष्मण चौहान का आंसर आया है डी। चलिए देख लेते हैं। तो आपका आंसर सही है लक्ष्मण। भारत जो है पहले स्थान पर पहुंच गया है अरब देशों को फूड एक्सपोर्ट यानी खाने पीने के सामान निर्यात के मामले में। दोस्तों यहां से खाने पीने की जो चीजें हैं वो भारत से दूसरे देशों में भेजी जाती हैं, उसमें भारत का जो नंबर है वो पहले नंबर पे। अच्छा, आंसर काफी लोगों ने किया था लेकिन कमेंट में मेरे पास थोड़ा लेट पहुंचा है। शिवानी श्रीवास, टीना, संध्या, नैनवती, लक्ष्मण, शिवानी, टीना, सभी के आंसर सही है। बहुत बढ़िया। चलिए अच्छा, आपको पता है तो याद रखिएगा। खाने पीने का सामान निर्यात करने के मामले में 2020 में भारत का जो स्थान है वो पहला है। ठीक है, याद रहेगा। आपको बता दें कि पिछले 15 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जब भारत इस मामले में पहले स्थान पर पहुंचा है। दोस्तों भारत में खाने पीने की बहुत सारी चीजों का उत्पादन हमारे देश में किया जाता है और कोरोना टाइम एक ऐसा समय रहा है जहां उत्पादन पर कोई इफेक्ट ज्यादा नहीं पड़ा है और आज भी हमारा देश पहले स्थान पर है। कोरोना महामारी के कारण बिगड़ी सप्लाई चेन ने व्यापार को बुरी तरह प्रभावित किया है। अरब देशों के लिए ब्राजील काफी महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है। ठीक है, अरब जो देश हैं उनमें जो ब्राजील का नाम है वो सारे मतलब ब्राजील का नाम पहले था, अभी भारत का नाम पहले स्थान पर, याद रखें। अगला क्वेश्चन है 56वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है किसको दिया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, बताएंगे सभी। चलिए पिछले क्वेश्चन का आंसर बहुत लोगों ने दिया है, खुशी हुई कि आपने आंसर दिया और वो भी बहुत अच्छा दिया। चलिए अगर क्लास में आपको मजा आया तो एक बार सब लोग लाइक कर दें और लाइक के साथ साथ कमेंट करके बताएंगे क्लास कैसी लगी, है ना। सबको बताना है, सभी के कमेंट का मैं इंतजार कर रहा हूं, सभी के कमेंट में पढ़ूंगा। अगर कोई सा भी डाउट आपको थोड़ा सा होता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। ठीक है, बताइए 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इनमें से किसने जीता है? सुमित्रानंदन पंत ने, नीलमणि फूकन जूनियर ने, फिराक गोरखपुरी ने या विश्वनाथ सत्यनारायण जी ने? नैनवती लिख रही हैं ए, सुमित्रानंदन पंत, और सम्रत राजकुमार ए, राकेश गोस्वामी बी, राकेश गोस्वामी बी, जीत शर्मा बी। बताइए क्या हो सकता है आंसर? काफी सरल क्वेश्चन है, काफी लोग बी प्रीफर कर रहे हैं, कुछ लोगों ने ए भी लगाया है, मतलब आपके सी और डी क्वेश्चन पहले से हटा दिए गए। अब आपके पास केवल 2 ऑप्शन है, बताइए आंसर। शिवानी श्रीवास लिख रहे हैं नाइस क्लास, थैंक यू शिवानी। तो सम्राट, नैनवाल, राकेश, टीना, शिवानी, जीत, संध्या, प्रफुल्ल, पल्लवी, ममता, काफी लोगों ने आंसर बी लगाया। आप क्या लगाओगे? केवल 2 ऑप्शन है, बताइए। सुमित्रानंदन पंत या नीलमणि फूकन जूनियर? ए, चलिए देखते हैं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी, है ना। कौन सा? ए, नीलमणि फूकन जूनियर जो है असम की रहने वाली है। कौन सा, कहां की? असम। असम भाषा में इन्होंने कई पुस्तक लिखी हैं और उसी के लिए इनको 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। प्रफुल्ल गिरका लिख रहे हैं बहुत बढ़िया यार, थैंक यू प्रफुल्ल। राकेश गोस्वामी, जैन सर, जैन दोस्त। चलिए देख लेते हैं। नीलमणि फूकन जूनियर प्रख्यात असमिया कवि
क्या है दोस्तों? कवि नीलमणि फुकन जूनियर, इनको 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। नीलमणि फुकन का जो जन्म हुआ 1933 में हुआ था, ठीक है। उन्होंने असमिया भाषा में कविता की 13 पुस्तकें लिखी। कितनी? 13। याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। और असमिया साहित्य के अन्य विधाओं पर भी काम किया। नीलमणि फुकन को पद्मश्री भी मिला है, ठीक है। साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला है, असम वैली अवार्ड व साहित्य अकेडमी फेलोशिप से सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। एक तो आपको इन्होंने कितनी कविताएं लिखी हैं वो याद रखना है, कौन से नंबर का पुरस्कार मिला है वो याद रखना है, पुरस्कार का नाम क्या है वो याद रखना है। साथ ही साथ आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से नीलमणि फुकन जूनियर को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला है। तो आपको याद रखना है कि इनको मिला कौन कौन सा? पद्मश्री मिला है, साहित्य अकेडमी मिला है, असम वैली अवार्ड व साहित्य अकेडमी वाला मिला है, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी के साथ क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए, याद रहेगा ये, ठीक। सभी को वीडियो लाइक करनी है और शेयर भी करनी है, ठीक है। आपका साथ बना रहा तो हम बहुत ही अच्छा करंट पढ़ेंगे। सर एमपी पुलिस कांस्टेबल की पूरी करंट कराओगे। राम लखन पूछ रहे हैं, राम लखन कुशवाहा। हाँ भाई, पूरी करंट हम पढ़ेंगे। अभी करंट में जो चल रहा है उसको पढ़ते रहेंगे, बाकी कम से कम पिछला एक साल 2021 का पूरा करंट हम इसमें कवर करेंगे ताकि एमपी पुलिस में कोई भी क्वेश्चन बाहर ना जाए, ठीक है दोस्त। कोशिश करेंगे कि यहां से क्वेश्चन आपका बाहर ना जाए। बाकी सब्जेक्ट्स पे आप अपनी पकड़ बनाए रखिएगा। साथ ही साथ मैं कोशिश करूंगा कि एमपी पुलिस या जो हमारा आगे एग्जाम आने वाला हाईकोर्ट वाला, उसके कुछ एग्जाम लेके आएंगे प्रीवियस ईयर के और उनका सॉल्यूशन करेंगे। उनके हिसाब से जरूरी नहीं है केवल उतनी ही जानकारी हम देखें, उसी के हिसाब से और भी जानकारी आपको मिल जाएगी। ममता धुर्वे लिखती है चौहान एकेडमी की सभी क्लास बेस्ट है सर जी। थैंक यू ममता, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। चलिए, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ब्रिटेन के एक अध्ययन के मुताबिक फाइजर एस्ट्राजेनेका कोविड-19 शॉट्स को किस वैक्सीन डोज के साथ मिलाने से बेहतर प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया मिल सकती है? आंसर कीजिएगा दोस्तों। कोरोना वायरस रुकने का नाम ले ही रहा था जब तक एक और नया वायरस ओमिक्रॉन भी आ गया है, और जिसके चलते एमपी पुलिस वाले काफी लोग इस चिंता में है कि आखिर हमारा एग्जाम होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों अगले 10-15 दिन में वो भी पता चल जाएगा। फिलहाल जब तक पता नहीं चलता है तब तक आपको मान के चलना है कि एग्जाम आपके 8 जनवरी से स्टार्ट होने वाले हैं, बस, ठीक है। होने हैं तो होने हैं, जब नहीं होंगे तब देखेंगे, ठीक है। रामलखन रुका, थैंक यू गुरुजी, यू आर वेलकम। पल्लवी लगा रही है इसका आंसर बी। दोस्तों कोवैक्सीन एक वैक्सीन है, कोविशील्ड भी वैक्सीन है, मॉडर्ना भी है, स्पुतनिक भी है। दोस्तों इन सभी के बारे में एक वीडियो में मैंने आपको बताया था। जो कोवैक्सीन, ये मॉडर्ना और स्पुतनिक जो है ये कहां की है दोस्तों? रूस की है। कहां की है? ये दोनों वैक्सीन रूस की है, याद रखिएगा। कोवैक्सीन और कोविशील्ड की हम बात करें, ये पूर्णतः भारतीय है कोविशील्ड, और कोवैक्सीन को कुछ कंपनीज के साथ मिलकर भारत में ही इसका प्रोडक्शन किया गया है, ठीक है। तो ये वैक्सीन जो है इनमें से अभी हाल ही में क्या हुआ, ब्रिटेन में एक अध्ययन हुआ है, कुछ लोगों पे अध्ययन किया गया होगा। तो फाइजर एस्ट्राजेनेका कोविड-19 शॉट्स, इसको अगर कौन सी वैक्सीन को देने के बाद अगर इसको दिया जाए तो जो प्रतिक्रिया है, हमारी प्रतिरक्षा यानी इम्यून सिस्टम है, जो बेहतर हो जाता है। तो आपको बताना दोस्तों इसमें से किसके साथ इसे दिया जाना चाहिए। आंसर करेंगे। जीत शर्मा लिख रहे हैं सर अभी तो मैं स्टार्टअप में हूं तो गलतियां होंगी, और अगर एकेडमी का कोई पब्लिक व्हाट्सएप ग्रुप हो तो मुझे ज्वाइन करवा दें। बिल्कुल जीत शर्मा, आप स्टार्टअप कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छी खासी वीडियो है, ठीक है। आप डेली क्लास लेना 8 बजे, ठीक है। ठीक, याद रखिएगा। ग्रुप फिलहाल चल नहीं रहा है, लेकिन अगर कोई ग्रुप बनाएंगे तो आपके लिए ऐड कर दिया जाएगा। और बाकी स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, उन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहे होंगे, उन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और कोई भी कोर्स अगर खरीदना है तो कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। ठीक,
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा। क्वेश्चन आने से पहले जान लेते हैं मॉडर्ना के बारे में। दोस्तों इसका आंसर था मॉडर्ना एक प्रमुख ब्रिटिश अध्ययन में पाया गया है कि लोगों को एस्ट्राजेनेका या फाइजर बायोएनटेक शॉट्स की पहली खुराक मिलने पर 9 सप्ताह बाद मॉडर्ना के बाद बेहतर प्रतिक्रिया मिलती है। ठीक है, तो मॉडर्ना जो वैक्सीन है इसको देने के बाद अगर 9 महीने बाद ये वाली जो बायोटेक बनाई गई है इसको दिया जाता है तो हमारा इम्यून सिस्टम है काफी अच्छा हो जाता है। ठीक है, और आगे देखेंगे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के अनुसार अगर एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के बाद मॉडर्ना या नोवावैक्स शॉट लगाया जाता है तो एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की 2 खुराक की तुलना में उच्च एंटीबॉडी और टी सेल प्रतिक्रियाएं प्रेरित होती हैं। सिंपल सा यही है कि 2 खुराक जो हमें दी जाती है उससे ज्यादा अच्छा हमारा इम्यून सिस्टम हो जाता है। ठीक है, ब्रिटेन में कितने 1070 स्वयंसेवकों के अध्ययन में यह भी पाया गया कि फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन की 1 खुराक के बाद एक मॉडर्ना शॉट की खुराक स्टैंडर्ड फाइजर बायोएनटेक कोर्स की 2 खुराक से भी बेहतर है। ठीक है, ओके, चलिए काफी लोगों ने आंसर सही दिया था। एक क्वेश्चन और आपकी स्क्रीन पर है, इसका आंसर और देंगे सभी। फिक्की के अगले अध्ययन के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? फिक्की, बताइए, सरल क्वेश्चन है, तुम लोग बताओ क्या आंसर होगा इसका। राहुल अग्निहोत्री, प्रकाश सचदेवा, संजीव मेहता या मोहन अग्रवाल? बता। एक बार में नहीं पता चला पता चल गया। चलिए सब लोग कमेंट करेंगे क्या आंसर है। तो आंसर क्या है? संजीव मेहता। कौन है दोस्तों? संजीव मेहता। जानते हैं इनके बारे में? हिंदुस्तान यूनिलीवर के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक संजीव मेहता। किसके? हिंदुस्तान यूनिलीवर के चेयरमैन, याद रखेंगे, संजीव मेहता। ठीक, संजीव मेहता उद्योग मंडल फिक्की के अगले अध्यक्ष हो गए। ठीक है दोस्तों, फिक्की के बारे में एक वीडियो मैंने बताया था, वीडियो जाके देख लेना। वे मौजूदा अध्यक्ष उदय शंकर की जगह ले गए। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अध्यक्ष कौन थे? उदय शंकर, और अब प्रबंधक बनने वाले हैं संजीव मेहता। इनका नाम याद रखिएगा। ठीक है, संजीव मेहता जी का। संजीव मेहता फिलहाल फिक्की के वरिष्ठ उपाध्यक्ष का दायित्व निभा रहे थे। वे इंडियन सर्कल ऑफ बिजनेस के बोर्ड में निदेशक होने के अलावा ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल ट्रस्ट के सदस्य भी हैं। इसके साथ ही वे हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के दक्षिण एशिया सलाहकार बोर्ड में भी शामिल हैं। ठीक, इनके बारे में रही जानकारी। आंसर काफी लोगों ने सही लगाया था। ठीक है, ठीक, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। और बहुत ही बढ़िया, हमारे देश के महानायक बिपिन रावत जी को भूलेंगे नहीं हम। सर रेड पेन का यूज कीजिए, बिल्कुल, क्यों नहीं। तो दोस्तों हमारे देश के महानायक जो हैं बिपिन रावत जी, इन्हें नमन है। ये हमारे देश के एक निर्भीक, निडर, साहसी, ब्लंट, शार्प और स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड में बात करने वाले देश के एक अभिनेता जिन्हें हम बोल सकते हैं। इन्होंने कहा था कि पहली गोली हमारी नहीं होगी, लेकिन उसके बाद हम गोलियां भी नहीं गिनेंगे। ठीक है, तो दोस्तों देशभक्ति अपने आप में जगाए रखें और हम भारतवर्ष का हरदम अमित सम्मान करते हैं, यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करते हैं। और हम इंडिया वाले हैं, हमें चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, तिरंगा हो कफन हमरा यही अरमान करते हैं। जय हिंद सर। और वक्त जब भी आएगा तेरे लिए मेरे वतन, ये जान भी देने का हम ऐलान कर देंगे। ऐ वतन तेरे लिए ये जान मेरी कुछ नहीं, 100 जन्म भी तेरे लिए कुर्बान कर देंगे। जय हिंद साथियों। जी शर्मा लिख रहे हैं, हाँ सर मैं एमपीपीएससी का कोर्स परचेस कर लिया हूं, उसके लिए मैं आज से शुरू किया है। ओके ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए और नमन है हमारे देश के वीर को। जय हिंद सर। ओके, हैव अ नाइस डे फॉर टुडे। थैंक यू।
थैंक्स अ लॉट। काफी लोग आज आए हैं, सब लोग आते रहें, डेली क्लास होगी।